नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले महेंद्रगढ़ के चुनावी माहौल पर लगी सियासी चौपाल पे चलेंगे। उसके बाद विवेचना में इस बात का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के चुनावी अखाड़े में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से खूंटा गाड़ा है, उससे कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत है क्या। विधायक जी कैसे रहे में पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास ने अपने क्षेत्र का कितना विकास किया, ये जानेंगे। और आपकी विधानसभा में पलवल, हथीन और होटल की चर्चा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी यह खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने सीएम बनने की इच्छा की जाहिर। बोले, अगर मुझे बनाया गया सीएम तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 3 वरिष्ठ नेताओं को बनाया पर्यवेक्षक। सूची में अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा का नाम। तीनों पर्यवेक्षक विधानसभा चुनाव की सुचारू प्रक्रिया करेंगे सुनिश्चित। पूर्व मंत्री अनूप धानक पर नैना चौटाला का विवादित बयान। बोली, अनूप से बेहतर है दो मुहा सांप। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे अनूप धानक। बरवाला से बीजेपी प्रत्याशी रणबीर गंगवा ने नैना चौटाला के बयान की करी निंदा। बोले, ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का दावा, हरियाणा में बनेगी आपकी सरकार। दिल्ली और पंजाब वाली सुविधाएं हरियाणा में भी करेंगे लागू। बावल से टिकट कटने के बाद आया कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का बयान। बोले, पार्टी ने कृष्ण कुमार पारस पर जताया भरोसा। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कृष्ण कुमार को बनाएंगे विजयी। हथीन से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र तेवतिया का बयान। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। मौका मिला तो हथीन का चौमुखी विकास करूंगा। सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया ने अभय चौटाला पर उठाए सवाल। बोले, किसानों की खिलाफत करने वाले गोपाल कांडा से अभय चौटाला कैसे कर सकते हैं गठबंधन। तो दिन भर की सियासी उठापटक आपने जानी। अब आगे बढ़ेंगे, सियासी चौपाल की बात करेंगे। हरियाणा की महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट में हर बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक होता है। यहाँ का वोटर बारी बारी से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस पर भरोसा जताता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राव दान सिंह ने बड़े अंतर से बीजेपी के रामविलास शर्मा को शिकस्त दी थी। वहीं 2014 के चुनाव में रामविलास शर्मा ने राव दान सिंह को 35,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। कांग्रेस ने राव दान सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी ने इस बार रामविलास शर्मा का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के मनीष यादव भी मैदान में मौजूद हैं। महेंद्रगढ़ के सियासी समीकरण क्या हैं, वहां की जनता आपकी बार किन मुद्दों पर वोट करेगी। चलिए देखते हैं सियासी चौपाल में हमारे संवाददाता सुशील शर्मा की यह खास रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन जा चुका है। आज फॉर्म की स्क्रूटनी हुई और सभी फार्म जो हैं जिसके भी रद्द होने थे रद्द हो गए और फार्म जो सारे के सारी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके फॉर्म अब सेलेक्ट हो गए हैं। अब चुनावी रण बन चुका है। लेकिन महेंद्रगढ़ एक ऐसी विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर मुद्दे बहुत हैं। इन मुद्दों को लेकर क्या जनता किस तरीके से चाहती है, हम चुनावी चौपाल के अंदर यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि महेंद्रगढ़ के अंदर का विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। इसी को लेकर हम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महेंद्रगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा महेंद्रगढ़ के विकास का है। आज महेंद्रगढ़ 10 साल पीछे चला गया है। ना कोई रोड है, ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, सब कुछ चरमराया हुआ है।
नगर पालिका कोई प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो जो भी कैंडिडेट महेंद्रगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा और महेंद्रगढ़ में मुख्यालय लेके आएगा, और आईएमटी की घोषणा जो कांग्रेस ने भी की हुई है और बीजेपी ने भी की हुई है और उसको आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया मौके पे, तो जो ये काम करेगा उसको वोट देंगे, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए वोट देंगे। इन्होंने बताया कि बहुत सारे मुद्दे गिनवा दिए, क्या जिला मुख्यालय का मुद्दा है या इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की है। तो आप बताएं कि आप जो आपका वोट है, आप अपना वोट डालने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? जो महेंद्रगढ़ का विकास करवाएगा उनको हम वोट देंगे। विकास तो मुद्दा है ही, विकास के साथ साथ आप बताएं कि किस तरीके से चुनाव को देखते हैं। आप पढ़े लिखे वोटर हैं, क्या महेंद्रगढ़ की जनता है किस तरीके से चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी जताकर वोट करेगी? देखिए, विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी की टिकट का भी एक हुआ है कि भी जो एक दिग्गज नेता को छोड़कर और कार्यकर्ता को टिकट दी है बीजेपी ने, तो एक नया चेहरा भी सामने आया है। लोग कहते हैं कि भी 2 आदमी थे उन्हीं को दे रहे हैं, तो तीसरा भी चेहरा सामने आया है, तो हो सकता है ये विकास की ओर ज्यादा ध्यान दे। तो हम तो यही चाहते हैं कि भी जो बेसिक जरूरतें हैं महेंद्रगढ़ की, बुनियादी जो चीजें हैं वो आवश्यकताएं पूरी करे शहर की। इन्होंने बताया कि जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसको देखकर वो वोट करेंगे। आप बताएं कि किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? देखिए, महेंद्रगढ़ शहर में जो नगर पालिका की अव्यवस्था है, सफाई व्यवस्था नहीं है, लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका में कभी किसी समय चले जाओ कोई अधिकारी बैठा नहीं मिलेगा। छोटे छोटे कागजों के लिए हमें इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही उम्मीद है अब जो सरकार बने, जो हमारा विधायक बने, वो इन सब चीज़ों की पूर्ति करवाए और उसी आदमी को वोट दिया जाए जो इन चीज़ों की पूर्ति करवाने की कोशिश करता है। इन्होंने बताया कि जो विकास का ध्यान देगा उस बात को लेकर वोट करेंगे। आप बताएं कि किन बातों को ध्यान पर रखकर वोट करेंगे? देखो जी, ऐसा है, महेंद्रगढ़ पिछले 10 वर्षों से काफ़ी बिछड़ चुका है और अब हम उस आदमी को वोट देंगे जो महेंद्रगढ़ को विकास करे पूरी तरह से। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी पूरी है। हमारे महेंद्रगढ़ की 10 सालों में इतनी व्यवस्था खराब हुई है, चाहे आप नगर पालिका ले लो, चाहे कोर्ट के में रजिस्ट्रियों को करके ले लो, कोई नक्शा पास का ले लो, कोई डेवलपमेंट का ले लो, XYZ कोई भी चीजें ले लो, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप ये देख के देखो कि रोड, लाइट और सफाई ये मुद्दा है शहर का। क्या ये मुद्दा होना चाहिए आज 2024 में? हमारा ये मुद्दा होना चाहिए, लेकिन हमारे शहर का ये मुद्दा है कि भैया आज सफाई नहीं थी, आज वहां कूड़ा था, आज मेरा नक्शा पास नहीं हुआ, आज मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई, आज यहाँ पे रोड पे गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, सीवरेज से बाहर आ रहा है, तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। पूरे हरियाणा में जो हमारे इलाके की महेंद्रगढ़ शहर की जो व्यवस्था है वो सबसे खराब है। तो हम उनको वोट देंगे, उसको आगे लाएंगे जो इस व्यवस्था को सुधारे और हमें लगे कि हाँ ये महेंद्रगढ़ का भविष्य है और आगे कोई काम करके। महेंद्रगढ़ के लोगों का कहना है कि जो महेंद्रगढ़ की मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराएगा। महेंद्रगढ़ के मुद्दे हैं, टूटी सड़कें हैं, यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, लाइट ना लगना है, इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं। जो महेंद्रगढ़ का विकास कराएगा उसे इस बार चुनाव के अंदर जिताया जाएगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर हमने चुनावी चौपाल के अंदर इन बातों को देखा और महेंद्रगढ़ की जनता से उसके मुद्दे जाने। TV24 के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हाल ही में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। पहला ये कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फलीभूत नहीं हो सका, और दूसरा दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अगर इन दोनों घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का आम आदमी पार्टी के पास अच्छा स्कोप है। जाहिर है कि अब जब आप हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है तो न सिर्फ प्रदेश में उसका संगठन मजबूत होगा बल्कि वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीटों के लिहाज से भी उसे फायदा हो सकता है। और केजरीवाल का प्रचार के मैदान में उतरना पार्टी को मजबूती भी देगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अच्छा करती है तो वो किसके एवज में होगा? मतलब बीजेपी कांग्रेस में से आप किसके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करके अपनी जगह बनाएगी? दिल्ली, गुजरात और पंजाब के नतीजे देखने के बाद सियासी जानकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर ही आपको फायदा होता है।
विवेचना में आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी मुसीबत बन सकती है। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। हरियाणा में आपकी मजबूती कांग्रेस को करेगी कमजोर? क्या दिल्ली, पंजाब और गुजरात वाला मॉडल हरियाणा में दोहराएगी आप? अकेले चुनाव लड़कर सत्ता विरोधी वोट को बांटेगी आम आदमी पार्टी? विपक्ष को मिलने वाले वोटों में बिखराव से बीजेपी को होगा फायदा? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। उसका आरोप है कि केजरीवाल को मिली राहत इस बात की पुष्टि है कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल भी। उधर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई उसके चुनावी प्रदर्शन पर कोई असर नहीं डालेगी। एक पल के लिए मान लेते हैं कि केजरीवाल अगर हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं तो उसका बीजेपी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुसीबत बन सकती है, और वो है कांग्रेस। जाहिर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के प्रचार से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आप जितना मजबूत होगी कांग्रेस उतनी ही कमजोर। दरअसल साल 1990 के बाद से हरियाणा की राजनीति में 3 दल प्रभावी रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा लोकदल ही मुख्य भूमिका में रही है। मौजूदा दौर में लोकदल और उससे निकली पार्टियां व्यापक जनाधार हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार हरियाणा में त्रिकोणीय की बजाय बीजेपी से सीधा मुकाबला होगा, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सक्रियता कांग्रेस के इन अनुमानों पर पानी फेर रही है। आमतौर पर 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने वाली हर सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर बनती है और इस सत्ता विरोधी लहर का लाभ हमेशा विपक्ष को मिलता है। हरियाणा में तो बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस इस बात से मुतमईन है कि बीजेपी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का उसे फायदा मिलने जा रहा है। अगर सिर्फ कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहती तो सत्ता विरोधी लहर वाला सारा वोट उसी को जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी की दावेदारी से इन वोटों में बिखराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 2019 में एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस और जेजेपी के बीच में बढ़ गया था, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को हुआ था। उसे पूर्ण बहुमत भले ही ना मिला, लेकिन वो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जेजेपी के समर्थन के साथ सरकार भी बना ली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस को 43.67% वोट मिला था और उसने 5 सीटें जीती थी। वहीं आप भले ही कोई सीट न जीत पाई हो, लेकिन उसे 4% वोट जरूर मिला था। विधानसभा वार देखें तो हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को 42 सीटों पर और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी, यानी कुल 46 सीटों पर इंडी गठबंधन ने बढ़त बनाई थी। विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा भी 46 ही है। यही वजह है कि कांग्रेस का एक धड़ा विधानसभा चुनाव में भी आपके साथ गठबंधन के पक्ष में था, लेकिन जब गठबंधन की बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। टिकटों को बांटने के दौरान भी आपने कांग्रेस और बीजेपी के बागियों का खास ध्यान रखा। आपने कांग्रेस के जिन बागियों को टिकट दिया है उनमें पटौदी से प्रदीप जाटौला, रादौड़ से भीम सिंह राठी और जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर के नाम शामिल है। इसी तरह आपने बीजेपी के बागियों को भी टिकट से नवाजा है। सतीश यादव को रेवाड़ी से, सुनील राव को वटेली से, छत्रपाल सिंह को बरवाला से, कृष्णा बजाज को थानेसर से और जवाहरलाल को पावर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अपने चुनावी कैंपेन में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताकर प्रस्तुत कर रही है। केजरीवाल को जमानत मिलते ही आपके सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया गया। इस पोस्टर में हरियाणा के लाल को मिली जमानत ये लिखकर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर शेयर की गई। साफ है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा कहकर हरियाणवियों के मन में उनके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद हरियाणा में प्रचार का मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने जनता से कहा कि आपका बेटा जब दिल्ली का विकास कर सकता है तो आपका क्यों नहीं कर सकता। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई का स्वागत किया, लेकिन हरियाणा में आपके मजबूत होने की आशंका ने उसे बेचैन जरूर कर दिया। पार्टी का नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि जो आपस में जो गुटबाजी चल रही है जी, अब जनता उस हिसाब से नहीं, अब जनता कांग्रेस के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है सर।
और नेताओं के पीछे मतलब कोई किसी पार्टी में जा रहा है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता अब अपने हिसाब से वोट दे रही है, ज़्यादा रुझान है जो पब्लिक का कांग्रेस की तरफ ही है। तो सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, वोटों का जो बिखराव है क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर वोट गिर रही है तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं। पहले ही नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक अपनी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक अपनी कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में ज़्यादा चर्चा है और कांग्रेस पार्टी अपने ही दम पर वोट निकालना चाहती है और वो जीतना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा में बहुत ही कम सीटें हैं। वो कांग्रेस पार्टी अपने ही दम पर जीतना जानती है, इसलिए वो अपने दम पर ही जीतना है उसको, ना कि दूसरी पार्टियों की सहायता लेते हैं। पिछली बार बीजेपी थी, उससे जनता नाखुश है। किसान आंदोलन और कोई भी खेल विभाग हो, कोई भी किसी के दोनों के सब उससे नाखुश है। विकास ना कुछ सुविधा, ना किसी के लिए कोई मतलब प्रोटेक्ट कोई वगैरह कुछ नहीं। दोनों एक ही पार्टी है वैसे तो, ये ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो ठीक है। मतलब जो आप वाले हैं ये भी कांग्रेस के ही चेला है, ये मान के चलो, ठीक है जी। बाकी तो अभी इनको अपनी अपनी सीट के चक्कर में थोड़ा डिस्प्यूट था, इस वजह से इनको। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर यह प्रदर्शन कांग्रेस की सेहत बिगाड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, विधायक जी कैसे रहे बे, आज बात विवाद की। पुन्हाना सीट के विधायक मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास का जन्म 1 अप्रैल 1954 को पुन्हाना में हुआ। उनके 3 भाई और 4 बहनें हैं। मोहम्मद इलियास एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता 1984 में फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए थे। साथ ही वो 3 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। मोहम्मद इलियास के परिवार का मेवात क्षेत्र में काफी प्रभाव है। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विधायकों में से एक हैं। मोहम्मद इलियास ने साल 1987 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और अपने पिता की मृत्यु के बाद लोकदल से नूह का चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव में वो असफल रहे। 1989 के उपचुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे, लेकिन फिर से हार गए। मोहम्मद इलियास को उनकी पहली चुनावी जीत 1991 में मिली। इसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर पुन्हाना से जीत हासिल की। पुन्हाना की जनता के लिए विधायक जी कैसे रहे, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता कासिम खान की ये रिपोर्ट। 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जो पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का शासन रहा है और पुन्हाना से जो ये टर्म गुजरा है इसमें कांग्रेस का विधायक था मोहम्मद इलियास जी। तो उसने सदन में अपने तरफ से काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन सरकार ना होने की वजह से यहाँ पुन्हाना जो हरियाणा है, हरियाणा में नूह सबसे पिछड़ा जिला है और नूह में सबसे पिछड़ा तहसील की गिनती होती है तो पुन्हाना की होती है। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में बीजेपी शासन में कोई कार्य नहीं हुए। यहाँ पर देखिए आप, जो बड़कली से वाया पुन्हाना होडल की तरफ सड़क जाती है, सड़क कम गड्ढे नजर जाता आते हैं। दूसरी बात कर लें, यहाँ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, अगर मरोड़ा में कट मिलता तो यहाँ के लोगों को विकास में भागीदारी होती है और 1-2 कंपनियां या उद्योग स्थापित होते तो यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार मिलता। बात कर लेते हैं, पुन्हाना में आज तक जब से विधानसभा बनी है रेस्ट हाउस नहीं है। अगर कोई आला अधिकारी या बड़ा नेता यहाँ आ जाता है तो उसको ठहरने के लिए भी होटल डबची या गुड़गांव, फरीदाबाद, झिरका नूह जाना पड़ता है। और यहाँ बात करें कृषि की, तो कृषि आधारित ये क्षेत्र है। तो यहाँ जो नहर हैं, जैसे न्यू कोट ड्रेन है जो कि कोट बहीन से बीसरू होते हुए चांदन की तरफ जाती है, इसमें वर्षों से, दशकों से पानी नहीं आया है। देखिए, आप इसी इलाके से संबंधित है, आपको अच्छी तरह मालूम है यहाँ के हालात कि 10 साल पहले यहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी और जब बीजेपी की सरकार आई थी उस वक्त बीजेपी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने जनता को झूठ भर कर इतना मिसगाइड किया था कि आप अगर हमें वोट दोगे, हमारी सरकार लाओगे तो हम आपका विकास भी करेंगे और बच्चों को नौकरी देने का काम भी करेंगे और प्रदेश की जनता को सम्मान देने का काम भी करेंगे।
लेकिन अफसोस की बात यह है, इन्होंने इन सब चीज़ के बावजूद इन्होंने उस वक्त लाखों नौकरियों का भी वादा किया था। आदरणीय मोदी साहब ने भी उसमें शामिल है, बाकी और हाईकमान भी शामिल है। लेकिन दुख की बात यह है, 10 साल इनकी सरकार को आज यहाँ हो गया। उन्होंने जो भी इन्होंने जुमलेबाजी की थी, सरकार तो ये झूठ बोलकर बना गए, लेकिन सही मायने में जो इन्होंने जनता से वादे किए थे उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं दीपेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने सरकार से जो हिसाब मांगा है, हरियाणा मांगे हिसाब कि 10 साल आप हमें बताइए कि आपने सरकार चलाई है, हरियाणा के लोगों ने आपको मौका दिया है, आपने 10 साल में क्या किया है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए आने वाला समय बता देगा कि इन्होंने कुछ किया नहीं प्रदेश का। तो अब हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी हरियाणा प्रदेश से जारी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। पुनहाना विकास समय बहुत पीछे रह गया है। जैसे कि हमने देखा था कि अब से पहले जो जैसे पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो नूहू से डिस्ट्रिक्ट से बहुत पीछे बना था। इसके बाद में जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वो भी बहुत पीछे बना था, जबकि उनकी डेवलपिंग देखी गई जाए तो नूहू 10% है तो वो 100% है। इतना पीछे रह चुका है मेवात। जो मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई वर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि खूनी ने रोड के बारे में 10 साल हो गए पुकारते पुकारते लोगों को, मगर कोई सुनवाई नहीं है। झांसा दिया जाता है कि पुनः बड़कली टू होडल इसमें 4 लेन करा दिया जाएगा, इसमें बाईपास निकाल दिया जाएगा, बट 10 सालों से जो के तो ही नीचे पड़ा हुआ है। और देखने में देखा जाता है तो गड्ढे अधिक हो रहे हैं और जिनके पास गुजरना नरक बना हुआ है। लोगों को पानियों में से गाड़ी निकालकर और गड्ढों में से गाड़ी निकालकर इतने होडल नहीं छू पाता, इतने तो गाड़ी 10 बार खराब हो जाती है रास्ते में। देखो, जो उनका पिछला 5 साल में जो कार्यकाल पूरा हुआ, ना तो इसने कोई अपना विधानसभा में कोई विकास करा, ना हमारे कोई विकास के मुद्दे उठाए, ना ही कोई एजुकेशन के मुद्दे उठाए। और मेरे ख्याल से 5 साल में विकास के नाम पे कोई यहाँ कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई इन्होंने लड़ाई लड़के इसको बनवा दिया। इसको जनता बिल्कुल नकार चुकी है इन 5 सालों में। और जो हालात इनके सामने अब गुजर रहे हैं, टिकट होने के बावजूद भी लोगों में जो चर्चा है, ना किसी के दुख में ना किसी के सुख में ये शामिल हुआ। और विधानसभा से ये गुम ही रहा 5 साल, इसका पता ही नहीं कहाँ रहा, दिल्ली रहा, चंडीगढ़, कहीं भी रहा। तो लोगों ने, मैं तो यही कहूँगा, 5 साल के समय बिल्कुल ही नकार दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुनहाना की जनता विधानसभा चुनाव में जिसे भी चुनेगी वो आने वाले समय में इस क्षेत्र का समुचित विकास करेगा। चलते चलते बात आपकी विधानसभा की, जिसमें आज पलवल, डोडल और हथीन विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा की जाएगी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी विधानसभा में। आज सबसे पहले बात करेंगे पलवल की। ये क्षेत्र दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। 2019 में पलवल में कुल 55.60% वोट पड़े। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से दीपल मंगला ने कांग्रेस के करण दलाल को 28,296 वोटों के मार्जिन से हराया था। हथीन विधानसभा क्षेत्र भी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आता है। 2019 के चुनावों में हथीन में कुल 39.19% वोट पड़े थे, जिसमें बीजेपी से प्रवीण डागर ने कांग्रेस के मोहम्मद इस्राइल को 2,887 वोटों के मार्जिन से हराया था। बीजेपी प्रत्याशी को कुल 46,744 वोट मिले थे। वहीं मोहम्मद इस्राइल को 43,857 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं होडल विधानसभा सीट की। होडल विधानसभा सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का झंडा लहराया था और 2019 में बीजेपी के जगदीश नायर ने कांग्रेस के उदय भान को 3,387 वोटों के मार्जिन से हराया था। जगदीश नायर को कुल 55,864 वोट मिले थे। वहीं उदय भान को 52,477 वोट ही मिले थे। लेकिन इस बार होडल में जनता का क्या फैसला होगा और जनता क्या फैसला करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
और इसी के साथ सियासी धाकड़ कौम की आज की पेशकश में इतना ही। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी सरगर्मियों के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।